Hi guys, welcome back to my physics class. Today we are going to talk about elasticity। और ध्यान से देखो, हमने पार्टिकल्स की बात कर ली है, रिजिड बॉडीज की बात कर ली है, बहुत सारी चीजें कर ली हैं। अब रिजिड बॉडीज के बाद जो अगला स्टेप आता है टुवर्ड्स काइंड ऑफ गोइंग टू द रियल सिनेरियोज, वो होता है इलास्टिसिटी। लाइक व्हाट डू आई मीन बाय ऑल दैट रियल सिनेरियो? देखो, आइडिया ये है कि फिजिक्स या साइंस की कोई भी ब्रांच हमेशा कुछ आइडियल एजम्पशन से शुरू होती है। जैसे हमने मान लिया था शुरू में कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो पार्टिकल है। कोई ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली पार्टिकल नहीं होता, थोड़ी बहुत लेंथ ब्रेथ हाइट सबकी होती है, लेकिन हमने अप्रोक्सीमेटली मान लिया था कि लेंथ ब्रेथ हाइट जिन सिचुएशंस में नेग्लिजिबल होती है वहां पे हम उसे पार्टिकल मान के ट्रीट कर लेंगे। ऐसी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करना सीख गए थे। फिर आगे चल के चलते हम सेंटर ऑफ मास और उसके बाद रिजिड बॉडीज के ऊपर आ गए। रिजिड बॉडीज में हमने देखा कि हम बड़ी बॉडीज की बात कर रहे थे जिनकी लेंथ ब्रेथ और हाइट नेग्लिजिबल नहीं थी, हम ज्यादा रियलिस्टिक सिचुएशन की तरफ चले गए थे। अब रिजिड बॉडीज में भी अगर आप देखो तो एक बहुत बड़ा एजम्पशन तो था ही कि हमने मान लिया था कि बॉडीज रिजिड है, मतलब वो बेंड नहीं होंगी, स्ट्रेच नहीं होंगी, टूटेंगे नहीं, ये सब हमने एज्यूम कर लिया था। अब इस एजम्पशन से भी हम एक और ऊपर लेवल जाने वाले हैं और हम ये देखने वाले हैं कि रियल लाइफ में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका इलास्टिक नेचर किस तरीके से मोशन को अफेक्ट करता है। अगर जो ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा सा स्ट्रेचेबल हो, थोड़ा सा कंप्रेसिबल हो, थोड़ा सा ट्विस्टेबल हो, तो इस तरह की चीजों का क्या फर्क पड़ता है, इस तरह की चीजों को किस तरीके से अकाउंट में लेते हैं, इसको हम देखेंगे अंडर द हेडर इलास्टिसिटी। और वैसे यू विल बी हैप्पी टू नोट कि इलास्टिसिटी इज अ वेरी बिग चैप्टर। अगर आप असली इंजीनियरिंग में देखोगे तो इलास्टिसिटी की पूरी स्टडी अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है और बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं इसमें। लेकिन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर अ सिंपल हम्बल एग्जामिनेशन कॉल्ड जेई एडवांस्ड। तो देयरफॉर 11th 12th लेवल पे, जेई एडवांस लेवल पे हम बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाने वाले हैं इलास्टिसिटी के। खाली कुछ सुपरफिशियल आइडियाज हैं, छोटे मोटे, मतलब सुपरफिशियल तो नहीं बोलना चाहिए, दैट इज काइंड ऑफ डिसरिस्पेक्टफुल, लेकिन इलास्टिसिटी के थोड़े बहुत, मतलब थोड़े एलिमेंट्री आइडियाज हैं जो आपके जेई एडवांस्ड के कोर्स में आते हैं, तो वो सारी चीजें हम देखेंगे। लेकिन फिर भी ध्यान रखना, मैं जितना भी सुपरफिशियल बोल लूँ, एलिमेंट्री आइडियाज बोल लूँ, आप देख लो कि अगर जेई एडवांस की बात कर रहे हैं तो एडवांस वाले अपना कट तो ले ही जाते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको परेशान तो कर ही जाते हैं। तो हम कुछ सिंपल चीजें ही देखेंगे इलास्टिसिटी में। मतलब दिस चैप्टर फॉर अ चेंज इज नॉट गोइंग टू बी एनीथिंग डिफिकल्ट। रोटेशन की बात हो चुकी है और ये कोई बहुत ज्यादा टफ चीजें नहीं आएंगी यहाँ पर, बट फिर भी जेई एडवांस वाले अपना तीर थोड़ा थोड़ा चला ही देते हैं, तो बीच में एक आध थोड़ी इंटरेस्टिंग चीजें जरूर आएंगी। लेकिन फिर भी ओवरऑल दिस चैप्टर इज कंसिडर्ड टू बी वेरी यूजर फ्रेंडली, ईजी होता है। और फिजिक्स में खासकर जिन लोगों को थोड़ा सा भी मैकेनिक्स देखने के बाद थोड़ा सा डर लगने लग गया कि यार ये क्या हो गया, इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीजें फिजिक्स में होती हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन होगा कि भाई ये चैप्टर थोड़ा सा इजी साइड के ऊपर होने वाला है। लेकिन ध्यान रखना, इजी है इसका मतलब ये नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, स्कोरिंग है। इससे जनरली कहीं ना कहीं एक आध क्वेश्चन आ ही जाता है एग्जाम्स के अंदर। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये चैप्टर को अगर आप अच्छे से कर लोगे तो मार्क्स इस तरह के चैप्टर्स के थ्रू मार्क्स निकालना जेई में आसान पड़ता है। जब से रोटेशन है फॉर एग्जांपल, अब रोटेशन आप कितने भी अच्छे से करके जाओ, पास्ट में जेई एडवांस में वो कभी कदार ऐसे क्वेश्चंस पूछ चुके हैं जो ऑन द स्पॉट करना ऑलमोस्ट बच्चों के लिए इंपॉसिबल सा ही था, बहुत मुश्किल था। लेकिन इलास्टिसिटी में इस तरह का कुछ नहीं होता है। इलास्टिसिटी में अगर आप एवरेज लेवल पे भी हो, फिजिक्स में बहुत अच्छा नहीं भी हो, और अगर आप इसको अच्छे से करके चले जाते हो तो 100% जेई में, मेंस हो, एडवांस्ड हो, ऐसा एग्जाम वैसा एग्जाम हो, आपको क्वेश्चन बनने ही वाला है। तो मेरे ख्याल से मोटिवेशन काफी हो गया है और आई थिंक आई हैव कन्विंस्ड यू कि इलास्टिसिटी को अपने को अच्छे से देखना है। अब बाकी चैप्टर शुरू करते हैं। देखो, इलास्टिसिटी में ये तो मैं बात कर चुका हूं कि हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे जिनका शेप और साइज फिक्स नहीं रहता है, जो थोड़ा बहुत स्ट्रेची टाइप के होते हैं, इस तरह के ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे। तो इसी चीज को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। और सबसे पहले तो हम थोड़ी सी ये बात करते हैं कि साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में अगर आप देखो तो इलास्टिसिटी का मीनिंग क्या होता है। सी, इट इज समथिंग लाइक दिस कि अगर मान लो सपोज मेरे पास एक रबर का एक, मान लो सपोज पेंसिल टाइप की कोई चीज है, मान लो ये जो ऑब्जेक्ट है मेरे सामने पेंसिल, ये मान लो रबर की बनी है। अब इसको एक साइड से मैं पकड़ लेता हूं, दूसरे साइड से खींचता हूं, तो यू कैन सी अगर इसको खींच के मान लो मैं 1 मिलीमीटर खींच लेता हूं और उसके बाद छोड़ देता हूं, छोड़ने के बाद जो ऑब्जेक्ट्स अपना एग्जैक्ट शेप और साइज वापस रिगेन कर लेते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को हम साइंटिफिक लैंग्वेज में इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। और जो ऑब्जेक्ट्स अपना शेप और साइज रिगेन नहीं कर पाते हैं, जैसे अगर आप मान लो सपोज गीली मिट्टी ले लो, क्ले जो होता है, मॉडलिंग क्ले होती है, या रोटी बनाने के लिए जो आटा लगाते हैं ऑलमोस्ट, उसको भी अगर आप ले रहे हो, उसको अगर आप किसी शेप में डाल दोगे तो वो शेप से एग्जैक्टली अपने वापस शेप में जनरली रिगेन नहीं कर पाएगा। इस तरह के ऑब्जेक्ट्स को ये लोग प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। और यहां पे
हम प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स की बिल्कुल बात नहीं करने वाले हैं, यहाँ पे हम ऐसे ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे जिनको थोड़ा सा तोड़ मरोड़ दोगे तो वो अपना शेप रिगेन कर लेंगे। जैसे फोम का अगर आप एक पीस लेते हो, रबर का एक पीस लेते हो, इनको अगर एक लिमिट में अगर आप खींचोगे, तोड़ो मरोड़ोगे तो ये अपना शेप रिगेन कर लेंगे। इस तरह के ऑब्जेक्ट्स को हम बोलेंगे इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स। और इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स में डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी को ये लोग रफली कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं। मतलब अगर कोई आपको ये पूछता है कि बताओ रबर ज्यादा इलास्टिक है या स्टील ज्यादा इलास्टिक है, मान लो अगर कोई आपको ये पूछता है, तो ज्यादातर लोग इलास्टिसिटी की डिग्री को या इलास्टिकनेस को अगर आप देखोगे तो ये लोग कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि अगर आपको मान लो रबर और स्टील को कंपेयर करना है, तो ये लोग कहते हैं कि आप एक रबर का पीस लो और उसको मान लो 1 मिलीमीटर स्ट्रेच कर दो, स्टील का पीस लो उसको भी 1 मिलीमीटर स्ट्रेच कर दो, दोनों को सेम अमाउंट से स्ट्रेच करो और उसके बाद पलट के जो वापस शेप में आने के लिए ज्यादा बेताब होता है, इन अदर वर्ड्स वापस पलट के आपके ऊपर जो ज्यादा फोर्स लगाएगा अपने ओरिजिनल शेप में आने के लिए, उस मटेरियल को ये लोग ज्यादा इलास्टिक बोलते हैं, विच इज एन वेरी इंटरेस्टिंग डेफिनेशन। बिकॉज किसी लेमैन से अगर आप पूछो, नॉन साइंटिफिक बंदे से पूछो कि भाई रबर ज्यादा इलास्टिक होता है या स्टील, तो वो जनरली आपको रबर ही बोलेगा। लेकिन अगर इस डेफिनेशन के हिसाब से चलो कि सेम डिफॉर्मेशन के बाद या सेम तरीके से एक्सटेंशन के बाद जो ऑब्जेक्ट अपने ओरिजिनल पोजीशन में आने के लिए आपके ऊपर बैक फोर्स ज्यादा लगाता है, वो चीज ज्यादा इलास्टिक होगी। इस डेफिनेशन के हिसाब से अगर चलो तो स्टील अगर आप देखोगे तो डेफिनेटली ज्यादा इलास्टिक आएगी रबर से। तो इलास्टिसिटी की या किसी भी ऑब्जेक्ट की इलास्टिकनेस को ये लोग रफली इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि अगर रिस्टोरिंग फोर्स जो ऑब्जेक्ट ज्यादा लगाता है फॉर सेम डिफॉर्मेशन, उसको ये लोग ज्यादा इलास्टिक बोलते हैं। और थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब जैसे मैं बार बार ये बोल रहा हूं कि हम किसी चीज को स्ट्रेच कर देंगे, ट्विस्ट कर देंगे एंड सो ऑन, साइंटिफिकली साइंटिस्ट ने 3 तरह के डिफॉर्मेशंस क्लासिफाई किए। किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके शेप से बिगाड़ने को डिफॉर्म करना कहते हैं। और डिफॉर्म करने के 3 तरीके हम यहां पे अभी जेई लेवल पे स्टडी करने वाले हैं। एक तरीका यह है कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट लो, उसकी कुछ लेंथ होगी, उसको बस सीधा खींच दो थोड़ा सा, मतलब उसकी लेंथ को बस थोड़ा सा चेंज कर दो, उसकी ब्रेड्थ और हाइट को हम कुछ नहीं कर रहे हैं, लेंथ वाइज अगर आप किसी चीज को खींच देते हो तो इस तरह के डिफॉर्मेशन को हम बोलते हैं लॉन्जिट्यूडिनल डिफॉर्मेशन। ठीक है, तो लेट मी राइट दैट डाउन हियर। 3 तरह के डिफॉर्मेशंस होते हैं। सबसे पहली चीज, किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को अगर आप थोड़ा सा खींच देते हो तो इसको लॉन्गिट्यूडिनल डिफॉर्मेशन बोलते हैं। और इसी तरीके से अगर मान लो सपोज मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो सपोज लेट अस से कि एक मेरे पास रबर का पीस है, बहुत ही सॉफ्ट सा रबर है, मान लो रबर का ऐसा पीस है, और उसको मैं डीप पानी के अंदर डुबो देता हूं। तो अगर ये रबर का पीस है, बिल्कुल डीप ओशन के अंदर इसको 2-3 किलोमीटर नीचे डुबो दिया है, तो यू कैन सी कि पानी इसके ऊपर हर जगह से प्रेशर लगाएगा। ऐसा नहीं कि पानी बस खाली ऐसे प्रेशर लगाएगा, पानी इसको हर तरफ से दबाने की कोशिश करेगा। तो यू कैन सी कि किसी भी चीज को अगर आप हर तरफ से दबाने की कोशिश करोगे तो उसका वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो जाएगा। इस तरीके से जो डिफॉर्मेशन किया जाता है हर तरफ से, जिससे वॉल्यूम के अंदर थोड़ी सी कमी आ जाती है, इस तरह के डिफॉर्मेशन को ये लोग बोलते हैं वॉल्यूम डिफॉर्मेशन या क्यूबिकल डिफॉर्मेशन। तो ये भी मैं बना देता हूं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हर तरफ से पुश करते हो, जैसे स्कूल के अंदर अगर मान लो सपोज कोई स्टूडेंट है और उसके पास मेरे जैसे 4-5 खड़ूस टीचर आ जाते हैं और उसको हर तरफ से पुश करते हैं, फिजिक्स का भी होमवर्क करो, मैथ्स का भी होमवर्क करो, केमिस्ट्री का भी करो, हर तरफ से अगर आपको पुश करते हैं तो उस तरह से आपका जो डिफॉर्मेशन हो जाएगा, थोड़ा सा आपका जो वॉल्यूम कम हो जाएगा, उस तरह के डिफॉर्मेशन को ये लोग वॉल्यूम डिफॉर्मेशन बोलते हैं। तो इसको बोल दो आप वॉल्यूम डिफॉर्मेशन या क्यूबिकल डिफॉर्मेशन भी बोल सकते हो। तीसरा डिफॉर्मेशन बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। तीसरा डिफॉर्मेशन ऐसा होता है कि जैसे मैं आपको ये स्क्रीन के ऊपर एक फिगर बना के समझाता हूं कि मान लो सपोज मेरे पास एक रबर का ब्लॉक है इस तरीके से, और इसकी जो लोअर सरफेस है, बड़ा सा ब्लॉक है, छोटा पेंसिल मिटाने वाला रबर नहीं, उसी का मान लो ऐसा बड़ा सा ब्लॉक है मान लो, और इसकी जो लोअर सरफेस है उसको मैं टेबल पे चिपका देता हूं। तो लोअर सरफेस को मैंने टेबल पे चिपका दिया और ऊपर वाली जो सरफेस है, फॉर द सेक ऑफ साइंस, इन द नेम ऑफ साइंस, ऊपर वाली सरफेस के ऊपर मैं अपना हाथ को चिपका देता हूं। ठीक है, डोंट डू दैट प्रैक्टिकली, बट फेविक्विक लगा के मान लो मैं अपना हाथ चिपका देता हूं इन द नेम ऑफ साइंस। और उसके बाद यू कैन सी कि रबर का ये जो नीचे वाला मेरा हाथ है, ये मान लो टेबल है, ऊपर मैंने रबर के ब्लॉक के ऊपर अपना हाथ चिपका दिया, और उसके बाद मैं अपने हाथ को खूब फोर्स लगा के ऐसे थोड़ा सा यूं स्लाइड करता हूं, ऐसे मूव करने की कोशिश करता हूं यूं।
तो यू कैन इजीली सी कि टेबल वाला जो सरफेस है रबर का वो तो फिक्स रहेगा, बट सिंस रबर इज स्लाइटली फ्लेक्सिबल, मैं अपने हाथ को ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं मूव कर पाऊंगा, थोड़ा तो मूव कर सकता हूं। अगर इसकी मैं फिगर बना के आपको दिखाऊं तो सिचुएशन ये होगी, जैसे इफ यू हैव अ लुक एट दिस फिगर, सिचुएशन आपकी ऐसे होगी कि रबर का ब्लॉक है। अब अगर मान लो सपोज मैं इसकी टॉप वाली सरफेस के ऊपर एक फोर्स लगाता हूं, पूरे हाथ से ऐसे टॉप वाली सरफेस पे फोर्स लगाता हूं, तो यू कैन सी कि ये ब्लॉक थोड़ा सा शेप में टेढ़ा हो जाएगा लाइक दिस। ये जो ग्रीन वाला शेप है ये बन जाएगा इसका, ठीक है। इसको मैं ठीक से ड्रॉ कर देता हूं एक बार ग्रीन कलर से ही। तो अगर मैं ये सारा का सारा काम करूंगा तो ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा इस तरीके से, यूं। इन अदर वर्ड्स, थोड़ा सा अगर माइक्रोस्कोपिकली देखो तो हमने ये किया है कि जो टॉप वाली सरफेस है, अगर मान लो रबर का जो क्यूब ब्लॉक है उसको अगर आप रबर की लेयर्स में डिवाइडेड मान लो, ऐसे विजुअलाइज करो लेयर बाय लेयर, तो टॉप वाली लेयर को मैंने मूव किया, टॉप वाली लेयर अपने नीचे वाली को खींचेगी, नीचे वाली अपने नीचे वाले को खींचेगी। तो अगर आप इसे लेयर बाय लेयर मानो, जैसे ताश के पत्तों की गड्डी होती है उस तरीके से अगर आप इसे लेयर बाय लेयर मानो, तो इफ यू हैव अ लुक एट द फिगर, लेयर बाय लेयर मूव करने पे जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ इस तरह से कि एक को मैं मूव कर रहा हूं, बॉटम मोस्ट वाली जो लेयर है उसको टेबल ने फिक्स रखा है, और सारी की सारी लेयर एक दूसरे के रिलेटिव थोड़ा 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 डिस्प्लेस कर जाएंगी। और इस तरीके से अगर आप देखोगे तो इस ऑब्जेक्ट का शेप चेंज हो जाएगा। नोट वेरी केयरफुली कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि इसका वॉल्यूम चेंज हो गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि इसकी लेंथ हमने बढ़ा दी है, नहीं, ना लेंथ चेंज हो रही है यहां पे, ना वॉल्यूम चेंज हो रहा है, इनकी हम कोई बात नहीं कर रहे हैं। यहां पे अगर आप देखोगे तो ऑब्जेक्ट का शेप ही चेंज हो जाएगा। इस तरह की जो सिचुएशन होती है जिसमें लेयर बाय लेयर बाय लेयर मटेरियल को विजुअलाइज करते हैं और एक लेयर को दूसरी लेयर के रिलेटिव स्लाइड करते हैं, इस तरह की जो सिचुएशन होती है, इस तरह की डिफॉर्मेशन को ये लोग शीयरिंग डिफॉर्मेशन बोलते हैं। लेट मी राइट दैट डाउन हियर, इसको ये लोग बोलते हैं शीयरिंग डिफॉर्मेशन, ठीक है, इसको बोला जाता है शीयरिंग डिफॉर्मेशन। और वैसे भी अगर आप देखो, मान लो सपोज शीयरिंग की बात करो, जैसे मुझे याद है कि थोड़ा सा जब हम कारपेंटर्स वगैरह से बात करते हैं तो कारपेंटर्स के पास एक मशीन होती है जिसको वो लकड़ी के ऊपर ऐसे चलाते हैं, हिंदी में तो उसको रंदा बोलते हैं, बट बाकी उसको लकड़ी के ऊपर चलाते हैं और उससे लकड़ी की लेयर्स निकलती जाती हैं। वो जो लकड़ी की छीलन निकलती है, लकड़ी की जो लेयर्स निकलती हैं, उसको ये लोग शीयरिंग करना बोलते हैं बेसिकली। तो शीयरिंग का मतलब अगर इंग्लिश में भी देखोगे तो वही है कि लेयर बाय लेयर अगर चीज को डील किया जाता है तो उसको हम शीयरिंग बोलते हैं। तो यहां पे भी अगर किसी इस तरीके से आप डिफॉर्मेशन कर रहे हो कि एक लेयर को दूसरे लेयर के रिलेटिव स्लाइड कर रहे हो, तो इस तरह के डिफॉर्मेशंस बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं और इनको शीयरिंग डिफॉर्मेशन बोला जाता है। और बहुत एग्जांपल्स हैं इसके, जैसे अगर मान लो सपोज और देखो कि अगर मान लो सपोज मेरे पास एक मोटा सा सिलेंडर है, लेट मी जस्ट ड्रॉ इट हियर इन द रफ। अगर एक मोटा सा मान लो सिलेंडर है रबर का, इसकी नीचे वाली सरफेस को मैं फिक्स कर देता हूं, टेबल पे चिपका देता हूं फेविक्विक से। ऊपर वाली जो सरफेस है उसको थोड़ा सा अगर मान लो मैं ऐसे ट्विस्ट करता हूं, ठीक है, जैसे हम किसी कंटेनर का, किसी बॉटल का कैप खोलते हैं, तो वैसे अगर मान लो जार का कैप खोलते हैं तो वैसे मैं उसको ट्विस्ट करता हूं अगर हल्का सा, तो यू कैन सी कि यहां पे भी सिंस अगर जो मटेरियल है वो हल्का सा इलास्टिक मटेरियल होगा सिलेंडर का, तो वो पूरा का पूरा थोड़ा ट्विस्ट हो जाएगा सिलेंडर। और ट्विस्ट होने का मतलब यही है कि यहां पे शीयरिंग डिफॉर्मेशन वाली सिचुएशन आई है। ऊपर वाली जो सर्कुलर लेयर है वो नीचे वाली लेयर के रिलेटिव थोड़ा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ले गई, उसके नीचे वाली थोड़ा सा अपने नीचे वाली को ट्विस्ट करेगी। इस तरह से अगर आप देखो तो ट्विस्टिंग हो जाएगी लेयर बाय लेयर। तो ये भी थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल होगा शेयरिंग डिफॉर्मेशन का, लेकिन ये भी अल्टीमेटली शेयरिंग डिफॉर्मेशन के ही कैटेगरी में आएगा। तो देयरफॉर जितने भी हमारे अलग अलग तरह के डिफॉर्मेशंस हैं, इनको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं, लॉन्जिट्यूडनल डिफॉर्मेशन, वॉल्यूम डिफॉर्मेशन और शेयरिंग डिफॉर्मेशन। और इसमें यू विल बी हैप्पी टू नो कि जो सबसे सिंपल वाला डिफॉर्मेशन होता है लॉन्गिट्यूडनल डिफॉर्मेशन, जेई में चाहे वो मेंस हो, एडवांस हो या इवन बिटसैट वगैरह हो, उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपके इसी के आते हैं। तो हम अपना एटलीस्ट 80% टाइम लॉन्गिट्यूडनल डिफॉर्मेशन वाली सिचुएशन को ही डिवोट करेंगे। इन दोनों के क्वेश्चंस कंपैरेटिवली कम आते हैं, तो इन दोनों को हम जितना आता है, जिस लेवल पे आपका जेई पोर्शन में है उस लेवल पे जाके हम इसको लगभग दोनों को मिला के 20% टाइम देने वाले हैं, विच इज अ वेरी नाइस थिंग। बिकॉज ट्रस्ट मी, शेयरिंग डिफॉर्मेशन के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं इंजीनियरिंग लेवल पे, लेकिन ध्यान रखना कि हम इंजीनियरिंग लेवल पे अभी पहुंचे नहीं है। एक टाइम आएगा जब हम जरूर पहुंचेंगे और वहां पे हम बहुत इसमें आप आगे चल के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और बहुत सारे केसेस करने वाले हो शेयरिंग में। बट
यहाँ पे लकीली एज आई सेड वी आर प्रिपेयरिंग फॉर अ सिंपल एग्जामिनेशन, तो 11th-12th लेवल पे हम ज्यादातर लॉन्गिट्यूडनल डिफॉर्मेशन की बात करने वाले हैं। तो अब इसके बाद मैं काफी देर तक लॉन्गिट्यूडनल की बात करूंगा और लास्ट में थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम डिफॉर्मेशन और शेयरिंग डिफॉर्मेशन के ऊपर भी आऊंगा। तो चलो आगे चलते हैं, आगे देख लो। अब अगर लॉन्गिट्यूडनल डिफॉर्मेशन की बात ही होने वाली है तो अब थोड़ा सा देखो, अभी तक जो हम बातें कर रहे थे वो बड़ी अच्छी अच्छी बातें थी, लेकिन ये सारी की सारी बातें अभी तक जो हमने करी थी इसमें कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला या इक्वेशंस वगैरह नहीं आया था। एंड यू नो वेरी वेल कि इंजीनियर और एक कैजुअल साइंस लर्नर में डिफरेंस ये है कि जो कैजुअल बंदा होता है वो तो ऐसी अच्छी अच्छी बातें करता रहता है, सुनता रहता है, लेकिन जब इंजीनियरिंग पे बात आती है तो हमें सब कुछ कैलकुलेट करना होता है कि भाई ठीक है, माना लॉन्गिट्यूडनल डिफॉर्मेशन होता है, लेकिन फिर ये इंजीनियर ये पूछेगा कि कितना होता है, 1 मिलीमीटर होता है या 2 मिलीमीटर होता है। तो कैलकुलेशंस करने हैं तो हमें अब आना होगा थोड़े मैथमेटिक्स के ऊपर। तो लेट मी स्टार्ट विद सम सिंपल डेफिनेशंस। देखो, मान लो सपोज मेरे पास एक रॉड है और इस रॉड का कुछ तो मान लो सपोज लेंथ है, ऑलरेडी लेंथ है लेट अस से L। इसके एक एंड को मान लो सपोज मैं यहां पे फिक्स कर देता हूं, हल्की सी इलास्टिक रॉड है मान लो सपोज, और इसके दूसरे एंड को मैं आगे पुल करता हूं, एक फोर्स F लगा के इसके दूसरे एंड को पुल करता हूं। तो यू कैन इजीली सी कि लेफ्ट वाला एंड तो अगर फिक्स्ड है और राइट वाले एंड को अगर आप पुल कर रहे हो तो ये रॉड थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाएगी। और ध्यान रखना कि इतना ज्यादा भी नहीं पुल कर देना है कि उसका शेप ही खराब हो जाए। जैसे कई सारी चीजें ऐसी भी होती है, मान लो स्प्रिंग है, अब स्प्रिंग को थोड़ा सा पुल करोगे तो वो वापस आएगा, बिल्कुल ही खत्म कर दोगे अगर मान लो तो वापस नहीं आएगा। तो हम ये मान के चल रहे हैं इस पूरे डिस्कशन के अंदर कि हम इसको उसकी इलास्टिक लिमिट के अंदर ही पुल कर रहे हैं, इतना ज्यादा पुल नहीं कर रहे हैं कि उसका वापस आने का चांस ही खत्म हो जाए। तो मान लो मेरे पास जो रॉड है उसको मैं थोड़ा सा एक फोर्स लगा के पुल करता हूं ऐसे, तो यू कैन इजीली सी कि रॉड थोड़ा सा एक्सटेंड हो जाएगी। और मान लो रॉड के अंदर जो थोड़ा सा एक्सटेंशन होगा उसको मैं बोल देता हूं लेट अस से डेल्टा L। तो यू कैन इजीली सी कि जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज्यादा डेल्टा L आएगा। और एक काम और करते हैं, एक चीज और मैं डिफाइन कर लेता हूं यहां पे, जो रॉड का क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये वाला, लुक वेरी केयरफुली एट द फिगर, रॉड का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसको मैं बोल देता हूं A। ठीक है, रॉड के क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब क्या है, लेट मी शो यू इन अ बिगर पिक्चर। कि मान लो सपोज लेट अस से कि ये रॉड है इस तरीके की, तो ये वाला जो एरिया होता है ये नॉर्मली रॉड्स वगैरह के केस में बहुत कम होता है। अगर किसी वायर के अंदर देखोगे तो बहुत ही छोटा सा होता है और उसको स्क्रू गेज वगैरह से मेजर करना पड़ता है फाइनली। लेकिन ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है मान लो A। तो यहां पे जो फोर्स आप लगा रहे हो और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इन दोनों का जो रेशियो होता है, इस रेशियो को ये लोग बोलते हैं लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस ऑन द वायर या ऑन द रॉड। सिंपल लैंग्वेज में लोग इसे स्ट्रेस ही बोल देते हैं, लेकिन स्ट्रिक्टली स्पीकिंग इसको बोला जाता है, इसका नाम होता है लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस। फोर्स पर यूनिट एरिया जो आप लगा रहे हो उसको बोलते हैं लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस। और जितना डिफॉर्मेशन होता है डिवाइडेड बाय जो इसकी नेचुरल लेंथ थी, नेचुरल लेंथ का मतलब है कि अगर आप कोई फोर्स नहीं लगाते तो जो ये लेंथ लेके बैठा है अपना, उसको बोलते हैं नेचुरल लेंथ। तो जो डिफॉर्मेशन हुआ है और जो नेचुरल लेंथ थी, इसके रेशियो को ये लोग बोलते हैं लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। यू कैन इजीली सी कि जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस इज द कॉज एंड स्ट्रेन इज द इफेक्ट। जितना ज्यादा लगाओगे स्ट्रेस उतना ज्यादा होगा एक्सटेंशन, यानी कि उतना ज्यादा आएगा स्ट्रेन। कोई स्ट्रेस नहीं लगाओगे तो कोई स्ट्रेन नहीं आएगा। तो ध्यान रखना कि ये कॉज होता है और ये स्ट्रेन होता है, सॉरी ये इफेक्ट होता है इसका। और जितना ज्यादा कॉज होगा उतना ज्यादा इफेक्ट आएगा, ये तो कॉमन सेंस है। लेकिन साइंटिस्ट ने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके ये देखा है कि ज्यादातर नॉर्मल मटेरियल्स के लिए, कुछ अजीब अजीब होते होंगे उनके बारे में बाद में बात करेंगे कभी, लेकिन ज्यादातर नॉर्मल मटेरियल के लिए ये स्ट्रेस और ये स्ट्रेन, ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। लेट मी राइट दैट डाउन हियर। स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। सी ये कॉमन सेंस नहीं है बिल्कुल भी। कई बार लोगों को लगता है कि हाँ सर इसमें कौन सी बात है, ये ज्यादा तो वो ज्यादा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो हो गए। ऐसा नहीं है। आप ये देखो कि जैसे काइनेटिक एनर्जी है, अगर किसी चीज की स्पीड ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, बट क्या वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्पीड और काइनेटिक एनर्जी? बिल्कुल नहीं। स्पीड को डबल करोगे तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाती है। तो ये चीजें एक्सपेरिमेंटली मेजर करनी पड़ती है। ये तो कॉमन सेंस है कि ज्यादा जोर लगाओगे तो ज्यादा खींचेगा,
लेकिन ये भी तो हो सकता है कि मैं अपने फोर्स को डबल करूं, स्ट्रेस को डबल करूं और जो स्ट्रेन है वो 5 टाइम्स हो जाए या 6 टाइम्स हो जाए, एनी नंबर इज पॉसिबल। तो ज्यादातर मटेरियल्स के लिए एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि ये जो पावर होती है ये पावर 1 होती है। तो अब मैं 1 को हटा दूंगा यहां से, लेकिन ज्यादातर मटेरियल्स के लिए ये देखा गया है कि स्ट्रेस अप्लाइड और स्ट्रेन जो उसका इफेक्ट होता है ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। और इस तरह का जो एक्सटेंशन होता है, इस तरह के जो मटेरियल्स होते हैं, इसको ये लोग लीनियर मटेरियल्स बोलते हैं। और ऐसे भी होते हैं जिसमें ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी नहीं होती है। कहीं अगर आप देखो कुछ के अंदर ये पावर हाफ हो जाती है, कुछ के लिए ये पावर हो सकता है कि 0.79 हो जाए। एनीथिंग कैन हैपन इन साइंस। लेकिन ज्यादातर मटेरियल्स के लिए अगर बहुत ज्यादा फोर्स नहीं लगाते हो तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी चल जाती है। और इस तरह की मटेरियल्स को ही हम यहाँ पे जेई लेवल पे देखने वाले हैं। और इससे रिलेटेड जो रिसर्च थी इनिशियली, दैट रिसर्च वाज कंडक्टेड बाय अ साइंटिस्ट नोन एज यंग। तो यहाँ पे जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया था उसको ये लोग यंग्स कांस्टेंट बोलते हैं। लेट मी राइट दैट डाउन हियर। ये हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू कैपिटल वाई इंटू डेल्टा एल बाई एल। और ये जो कैपिटल वाई होता है इसको ये लोग यंग्स कांस्टेंट बोलते हैं। और बाय डेफिनेशन जो ये यंग्स कांस्टेंट होता है ये हमेशा पॉजिटिव होता है। जैसे हमने देखा था म्यू, अगर आप देखोगे, या कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन देखोगे, ये सब बाय डेफिनेशन पॉजिटिव ही होते हैं। तो ये जो कांस्टेंट होता है ये बाय डेफिनेशन पॉजिटिव ही होता है। तो इसीलिए कई बार लोग इसको यंग्स मॉड्यूलस भी बोल देते हैं। ऑल्दो आप इफ यू वांट टू कीप द थिंग सिंपल, आप इसे यंग्स कांस्टेंट बोल दो, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। बट फिर भी थोड़ी फैंसी लैंग्वेज फिजिक्स में कई बार लोग यूज करना पसंद करते हैं, तो अच्छी बड़ी बड़ी लैंग्वेज में लोग इसको यंग्स मॉड्यूलस भी बोल देते हैं। और तो आप देख लो कि एक तरह से यंग्स मॉड्यूलस की डेफिनेशन हो गई स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ये हो जाता है किसी भी मटेरियल का यंग्स मॉड्यूलस। और यंग्स मॉड्यूलस की वैल्यू आपको प्रॉब्लम्स में गिवन रहेगी। साइंटिस्ट ने जितने भी कॉमन मटेरियल्स हैं उन सबके यंग्स मॉड्यूलस मेजर कर करके वैल्यूज लिख ली अपने पास। तो आपको प्रॉब्लम्स हम आगे किस तरीके से बनाएंगे, प्रॉब्लम्स ऐसी बनती हैं कि ये गिवन रहता है, आपको मटेरियल बता देते हैं। जैसे अगर मान लो आपको बोल दिया कि स्टील का वायर है, तो स्टील का यंग्स मॉड्यूलस वो आपको दे देंगे प्रॉब्लम में। और फिर बताएंगे कि उस वायर को अगर मैं इतने फोर्स से खींचता हूं तो उसके अंदर कितना एक्सटेंशन होगा। जनरली इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं कि किसी गिवन मटेरियल को मैं अगर 20 न्यूटन से खींचूंगा, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है उसका, तो भाई फिर निकाल के बताओ कि उसके अंदर कितना एक्सटेंशन आएगा। ऐसे हम प्रॉब्लम्स बनाने वाले हैं अभी। लेकिन ये जो हमारी इक्वेशन आई है ये फंडामेंटल इक्वेशन है जो हम आगे चल के ज्यादातर प्रॉब्लम्स में यूज करने वाले हैं। तो इस रिजल्ट को आप याद रखना। और इस रिजल्ट को यूज करने से पहले छोटा सा एक काम और कर लेते हैं। देखो मेन तो अभी जो हमारा जेई लेवल के हिसाब से देखो तो जेई पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी जो प्रॉब्लम्स होंगी वो इंपॉर्टेंट है। बट फिर भी स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से एक छोटा सा ग्राफ होता है, वो ग्राफ की भी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज मालूम होगी तो बेटर रहेगा। देखो हैव अ लुक एट द स्क्रीन अगेन। मैंने और कुछ नहीं किया है, मैंने एक कॉमन मटेरियल जो डे टू डे लाइफ में आपको मटेरियल्स मिलते हैं उनके लिए मैंने स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ बना दिया है। लुक केयरफुली, हमने देखा था शुरू से ही कि स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो आप देख लो कि अगर y और x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इनका ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो यहां पे भी आप देख लो कि अगर आप ज्यादा स्ट्रेस लगाओगे तो इसका मतलब है ज्यादा स्ट्रेन होगा, स्ट्रेस को और बढ़ाओगे तो स्ट्रेन और ज्यादा होगा। शुरू में अगर आप देखो तो ज्यादातर मटेरियल्स के लिए ये ग्राफ लीनियर आता है। लेकिन आप ये भी देख लो कि किसी भी चीज को अगर खींचते जाओगे तो फिर कहीं ना कहीं तो ब्रेक पॉइंट आएगा। मैं भी अगर मान लो होमवर्क देता जाऊंगा तो कहीं ना कहीं तो होगा यार कि इस तरह ठीक है बहुत हो गया, अब एक दिन का ब्रेक चाहिए अपने को। तो यहां पे भी वही है कि शुरू में तो प्रोपोर्शनल होता है कि मैंने ज्यादा काम दिया और आपने ज्यादा काम किया। लेकिन एक पॉइंट ऐसा होता है कि जहां पे थोड़ी गड़बड़ानी शुरू होती है। तो जैसे ये पे आप देख लो, ये जो पॉइंट होता है इस तरह का, जहां पे इस तरह का एक किंक सडन गड़बड़ी आनी शुरू होती है, इसको ये लोग यील्ड पॉइंट बोलते हैं। और इसके बाद ये जो कर्व है ये कैसा भी हो सकता है। जैसे यहां पे तो मैंने ये कर्व इस तरह का बना दिया है, लेकिन अलग अलग मटेरियल्स के हिसाब से जो इस पॉइंट के बाद का कर्व है वो बड़ा अनप्रेडिक्टेबल सा हो जाता है। और मोटे मोटे एक दो फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए इसमें। जैसे नंबर 1, हम इस पूरे के पूरे चैप्टर में जो यंग्स मॉडुलस इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन वाला इक्वेशन यूज करेंगे वो खाली यहां तक, यील्ड पॉइंट ये जो है यहां तक अल्टीमेटली वैलिड रहता है। इसके बाद ये लीनियरिटी खत्म हो जाती है। तो हम
पूरे चैप्टर में एज्यूम करेंगे कि जो स्ट्रेस और स्ट्रेन है वो हमारा इसी ग्रीन वाली रेंज के अंदर हो रहा है, इसके बियॉन्ड हम इस पूरे चैप्टर में जाएंगे ही नहीं। लेकिन फिर भी थोड़ा रफली पता होना चाहिए कि इसके बियॉन्ड अगर आप जाओगे तो ये ग्राफ का बिहेवियर कर्व हो जाता है। कर्व का मतलब है कि अभी भी आप देखो कि ये कर्व अगर अभी भी ऊपर जा रहा है, इसका मतलब है कि यहां पे भी अगर आप स्ट्रेस बढ़ा रहे हो तो स्ट्रेन तो डेफिनेटली बढ़ रहा है, नो डाउट अबाउट दैट, बढ़ रहा है, लेकिन लीनियरली नहीं बढ़ रहा है। और आगे चल के तो माहौल और खराब हो जाता है। एक पॉइंट ऐसा आता है, जैसे ये टॉप पॉइंट आप देखो, एक पॉइंट ऐसा आता है जिसके बाद अगर आप स्ट्रेस नहीं भी बढ़ाओगे तो भी स्ट्रेन, अगर आप देखो स्ट्रेन इसके बाद भी बढ़ता जाएगा। मतलब ये टूटने वाली सिचुएशन है एक तरीके से, कि अगर मान लो एक वायर को इतना खींचते हो, खींचते खींचते एक पॉइंट के ऊपर टूटना शुरू कर देता है, तो टूटने का मतलब क्या होता है कि आप अगर उतना ही फोर्स लगा दोगे तो भी वो खींचता जाएगा, फोर्स थोड़ा कम करोगे तो भी वो खींचता जाएगा। तो देयरफॉर यहां पे आप देख लो कि ये ग्राफ नीचे डिप मार रहा है। इसका मतलब है कि आप जो स्ट्रेस लगा रहे हो वो थोड़ी कम भी हो जाएगी तो भी इसका डिफॉर्मेशन जारी रहेगा, ये टूटना शुरू कर देगा और इसके बाद ये जनरली टूटते टूटते खत्म हो जाता है। तो हमारा जो मेन फंडा है वो इस रीजन के अंदर रहेगा, और इस रीजन के अंदर क्या होता है इसको हम यहां पे स्टडी करेंगे। इस रीजन के बाद क्या होता है ये इंजीनियरिंग की बात है, और ये अलग अलग मटेरियल्स के लिए इस रीजन के अंदर ग्राफ बहुत अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। तो वो तो अगर मान लो सपोज लेट अस से कि आप लेट अस से किसी ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो जहां पे एक मशीन में आप एल्यूमिनियम के पार्ट्स बना रहे हो, तो एल्यूमिनियम का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व लेके फिर उसके बाद की स्टडी आपको वहां पे करनी होगी। या आप ऐसी इंडस्ट्री में जाते हो जहां पे आप स्टील की मशीनरी बना रहे हो, तो स्टील का कर्व लेके आपको उस हिसाब से चलना होगा। लेकिन वो सारी की सारी चीजें तो आप करते रहना जब आप एक्चुअली इंडस्ट्री में जाओगे यहां पे। तो हम ये सिंपल सी बात करने वाले हैं, तो इस पार्ट को लेके अभी हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर ध्यान रखना कि ये जो कर्व है ये जेई पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्कूल वूल पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आई रिमेंबर हमारे टाइम में इलास्टिसिटी में स्कूल वालों का एक फिक्स्ड क्वेश्चन होता था कि जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है कॉमन मटेरियल्स का वो बना दो और उसके अंदर जो अलग अलग पॉइंट्स हैं वो आप मार्क कर दो। तो वो आपको पता होना चाहिए कि ये ग्राफ कैसे बनता है और ये पॉइंट्स वगैरह को आप कैसे डिनोट करते हो, वो आपको थोड़ा याद करने वाली बात है, तो उसको मेमोराइज आप स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हो। चलो अब देखते हैं थोड़े से एग्जांपल्स। सिंपल सी इक्वेशन थी यंग्स मॉडुलस इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, और इसके मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह के हम क्वेश्चंस बनाने वाले हैं। जैसे एक सिंपल सी सिचुएशन देखो, सबसे पहले तो मान लो सपोज मेरे पास एक वायर है, और इस वायर को देखो, वैसे तो क्या होता था कि हम वायर को एक सिंपल लाइन से दिखा देते थे, लेकिन यहां पे इस चैप्टर में वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया का भी कुछ इंपॉर्टेंस होता है। तो मैं वायर को ऐसे थोड़ा मोटा करके दिखाऊंगा। डजंट मीन कि ये वायर एक्चुअली इतना मोटा है, लेकिन ये मान लो वायर है, और इस वायर में मैंने एक 10 kg का ब्लॉक लगा रखा है, सस्पेंड कर दिया है इससे 10 kg का ब्लॉक ऐसे। और ये जो वायर है, इस वायर की जो नेचुरल लेंथ थी ये थी लेट अस से 2 मीटर्स। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, यू नो वेरी वेल नाउ कि ये जो जरा सा एरिया है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया मैं आपको दे देता हूं लेट अस से 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इस वायर का जो भी मटेरियल है, स्टील है, कॉपर है, आयरन है, जो भी है, इस मटेरियल का यंग्स मॉडुलस आपको मैं दे देता हूं 8 × 10⁸ SI यूनिट्स। ये आपको गिवन है कि एक वायर है और उससे 10 kg का हैवी ब्लॉक मैंने लटका दिया है। और क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। क्वेश्चन सिंपली ये है कि इस वायर का कितना एक्सटेंशन होगा अंडर द 10 kg वेट। फाइंड द एक्सटेंशन ऑफ दिस वायर अंडर द 10 kg वेट। जी को हम 10 मान लेंगे, नो प्रॉब्लम इन दैट। ये क्वेश्चन है, तो आप देख लो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यू कैन सी कि अगर मैं अपनी इसी डेफिनेशन से ही चलता हूं तो हमें पता है कि यंग्स मॉडुलस हो जाएगा फोर्स अपॉन एरिया डेल्टा एल अपॉन एल। और आपको अगर डेल्टा एल निकालना है तो यू कैन इजीली सी दैट डेल्टा एल विल बी इक्वल टू एफ एल अपॉन ए वाई। सिंपल। एफ का मतलब होता है पुलिंग फोर्स। अब आप देख लो कि इसमें वायर को पुल करने वाला जो फोर्स है वो है mg, तो 10 × g ये पुलिंग फोर्स हो जाएगा। लेंथ ऑफ द वायर आप देख लो, लेंथ का मतलब होता है नेचुरल लेंथ, की मतलब अगर आप कोई भी मैकेनिकल फोर्स नहीं लगाते हो तो उसकी जो लेंथ होती है उसको हम L की जगह डालते हैं, दैट इज 2 मीटर्स हियर। ए अगर आप देखते हो तो क्रॉस सेक्शन एरिया आपको दिया है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब आप देख लो कि इसको मीटर स्क्वायर में ध्यान से कन्वर्ट करना, ये हो जाएगा 10⁻⁻⁴ इफ यू कन्वर्ट इट इनटू मीटर स्क्वायर। और यंग्स मॉडुलस आपको दिया है 8 × 10⁸ नाउ रिमेंबर, ज्यादातर मटेरियल्स
जो कॉमन मटेरियल्स होते हैं, आयरन, स्टील या मेटल्स आई शुड से जो होते हैं, उनके यंग्स मॉडुलस काफी बड़े बड़े होते हैं, विच इज ओके ऑल्सो बिकॉज यू कैन सी कि यंग्स मॉडुलस डिनोमिनेटर में आ रहा है यहाँ पे। तो यंग्स मॉडुलस जितना ज्यादा बड़ा होगा, डेल्टा एल अगर आप देखते हो तो डेल्टा एल उतना छोटा होगा। तो वो नेचुरल भी है बिकॉज यू नो वेरी वेल कि ऐसा नहीं होता कि आपके घर में एक स्टील वायर है और आपने ऐसे पकड़ा और खींचा और उसकी लेंथ डबल हो गई। डजंट रियली वर्क लाइक दैट। तो एक्सटेंशन जनरली स्मॉल होते हैं और उसका मतलब ये है कि यंग्स मॉडुलस जनरली बड़े बड़े होते हैं मटेरियल्स के। तो इफ यू पुट ऑल दीज थिंग्स यू कैन इजीली सी कि इसको सॉल्व करके अगर सारी चीजें ऐसा यूनिट्स में, तो इसको सॉल्व करके आपको मीटर्स में डेल्टा एल की वैल्यू मिल जाएगी। तो आप कैलकुलेट कर लो, कर ही लेते हैं। चलो पहला क्वेश्चन है तो उसको ऐसे छोड़ते नहीं है, उसको कैलकुलेट कर ही लेते हैं। तो यू विल सी कि चलो इसके बाद फाइनली कैलकुलेशंस करके सब कुछ कैंसिलेशन वैंसिलेशन करके आपको ये एक्सटेंशन की वैल्यू मिल जाएगी। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन 1/16 इंटू 10⁻² मीटर्स, मतलब एक तरह से अगर आप देखोगे तो 1/16 सेंटीमीटर्स। नाउ यू कैन सी दैट दैट्स प्रीटी स्मॉल, 1 मिलीमीटर से भी थोड़ा छोटा आ रहा है, बट ये प्रैक्टिकल बात है कि अगर मान लो सपोज आप 10 kg का वेट लगाओगे तो ये हल्का सा आधा मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर जो भी है, रफली 1/16 सेंटीमीटर का एक्सटेंशन आपको मिल जाएगा। ऑब्वियसली यू कैन सी कि वेट बढ़ाओगे तो एक्सटेंशन बढ़ता जाएगा एंड सो ऑन। यहां पे एक छोटी सी बात और भी है कि हमने एक अप्रोक्सीमेशन भी किया है। ये जो वायर था यहां पे, हमने इस वायर का मास नेग्लेक्ट कर दिया है बिकॉज आप ये देखो कि वायर का खुद का भी तो मास होगा ना, खुद के मास की वजह से भी कुछ ना कुछ टेंशन डेवलप होगा, लेकिन उससे थोड़े कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाते हैं। तो हमने फर्स्ट एग्जांपल में उसको नेग्लेक्ट कर दिया है और इस तरीके से आप देख लो कि हम इसको यूज करने वाले हैं। और आगे चल के मैं इसमें और मैकेनिक्स मिला मिला के क्वेश्चंस बनाने वाला हूं बिकॉज आप ये देखो कि किसी भी वायर को पुल करने वाला जो फोर्स होता है, इफ यू लुक एट द इक्वेशन हियर, ये जो एफ मैंने आपको दिया है यहां पे, दिस एफ इज द फोर्स दैट इज पुलिंग द रॉड और द वायर। अब आप याद करके देखो, किसी भी थ्रेड या वायर को पुल करने वाला जो फोर्स होता है भाई, उसी को तो हम टेंशन फोर्स बोलते हैं। तो ये जो फोर्स है, ये फोर्स और कुछ भी नहीं है, ये इस वायर के अंदर का टेंशन है। और याद करो, अब मैकेनिक्स में न्यूटन्स लॉ में से लेके एंड तक जो मैकेनिक्स थी उसमें हमने कितने सारे क्वेश्चंस देखे थे जिसमें हमें वायर्स के अंदर टेंशन निकालने होते थे। एटवुड्स मशीन से लेके रोटेशन की कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम में कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन बन जाते थे कि यार बाकी सब तो ठीक है, इस वायर के अंदर फाइनली टेंशन कितना होगा ये निकालो। अब आप ध्यान से देखो कि उन सारी की सारी प्रॉब्लम्स को यहां पे उठा के मिक्स किया जा सकता है कि अगर मैं आपको मैकेनिक्स की प्रॉब्लम देता हूं और उसमें टेंशन निकालने का काम है, तो 90% तो प्रॉब्लम मैकेनिक्स की होगी, लेकिन वहां से जो टेंशन निकल के आएगा उस टेंशन को यहां पे मैं पुट करके उस वायर के अंदर छोटा मोटा जो एक्सटेंशन होगा वो एक्सटेंशन आपको निकालने को बोल सकता हूं। ये जो मैं आपको प्लानिंग बता रहा हूं, ये प्लानिंग टीचर्स के मन में होती है जब वो पेपर सेट करते हैं आपका। बिकॉज हमें भी अगर मान लो इलास्टिसिटी का क्वेश्चन बनाना है यंग्स मॉडुलस का, तो हमें पता है कि यंग्स मॉडुलस का अपने आप में कोई बहुत टफ क्वेश्चन शायद बनेगा नहीं ज्यादा। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं ठीक है मैकेनिक्स भी पोर्शन में है, इलास्टिसिटी भी पोर्शन में है, तो टेस्ट के पोर्शन में ये दोनों चैप्टर्स है तो मिला दो इनको। और मिला के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो होते मैकेनिक्स के हैं, टेंशन उसमें मैकेनिक्स के आइडियाज निकालने से आता है, और उसके आगे एक स्टेप में यंग्स मॉडुलस का मिला के पूरा का पूरा इलास्टिसिटी का क्वेश्चन बना देता हूं। जैसे मान लो मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं, सी इसमें मैं थोड़ा सा सर्कुलर मोशन, सिंपल पेंडुलम, इस तरह की चीज मिलाता हूं। देखो सिचुएशन ये कि मेरे पास एक मास m का पार्टिकल है और इसको एक हल्के फुल्के थ्रेड से मैंने अटैच कर दिया है। ये थ्रेड जो है, अगेन इस थ्रेड का मास नेग्लिजिबल है, इसकी नेचुरल लेंथ l है, क्रॉस सेक्शनल एरिया a है, इसके मटेरियल का यंग्स मॉडुलस y है, और इसके एक एंड को मैंने यहां पे फिक्स कर दिया है और दूसरे एंड के ऊपर मैंने एक पार्टिकल लगा दिया है मास m को। और जैसा आप समझ ही गए होंगे कि मैं अभी इस पार्टिकल को छोड़ने वाला हूं। तो देखो इस पार्टिकल को छोड़ दूंगा, पार्टिकल को छोड़ने के बाद ये पार्टिकल ऐसे स्विंग करता हुआ आएगा, करते 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 जाएगा, और हमारा टास्क ये है कि जब ये पार्टिकल अपनी लोअर मोस्ट पोजीशन के ऊपर होगा उस समय वायर में कितना एक्सटेंशन होगा ये अपने को निकालना है। लेट मी रिपीट द क्वेश्चन, फाइंड द एक्सटेंशन इन वायर एट द इंस्टेंट द पार्टिकल इज एट इट्स लोअर मोस्ट पोजीशन, ये क्वेश्चन है। और ये हम एज्यूम कर ही लेते हैं कि वायर्स वगैरह है तो इनके अंदर स्मॉल एक्सटेंशन होगा, ये छोटी मोटी चीजें हम एज्यूम कर ही लेंगे। तो मैं जरा लिख भी लेता हूं, फाइंड एक्सटेंशन इन द वायर व्हेन द पार्टिकल इज एट द बॉटम पॉइंट।
ठीक है, शॉर्ट में लिख लेते हैं क्वेश्चन अपना। अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, यू कैन सी कि मैंने इसमें थोड़ा सा एनर्जी कंजर्वेशन, थोड़ा सा सर्कुलर मोशन सब मिक्स कर दिया है। अब आप देखो कि एक्सटेंशन तो अल्टीमेटली इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि इस वायर के अंदर टेंशन कितना है, और टेंशन हमें निकालना आता है कि जब ये पार्टिकल बॉटम पॉइंट पे है उस समय हमें नहीं पता इसकी स्पीड कितनी होगी। मान लेते हैं कि इसकी स्पीड v होगी, तो बॉटम पॉइंट पे अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो तो इस पार्टिकल के ऊपर एक तो mg लग रहा है, दूसरा अगर आप देखोगे तो उसके ऊपर एक mv² वाला फोर्स लग रहा है। ये दोनों फोर्सेस को अल्टीमेटली बैलेंस कर रहा है टेंशन। तो बॉटम पॉइंट पे आप ये बोल सकते हो कि टेंशन इन दोनों को बैलेंस कर देगा अप्रोक्सीमेटली। अब ये अप्रोक्सीमेटली वर्ड कहां से आ गया, देखो अप्रोक्सीमेटली इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज अगर सर्कल का रेडियस कांस्टेंट होता एग्जैक्टली तब मैं बोल सकता था कि इस पार्टिकल का कोई वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन नहीं हो रहा है। ऐसी प्रॉब्लम ये है कि जैसे जैसे पार्टिकल नीचे आ रहा है ये वायर थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड होता जा रहा है। दैट मीन्स कि सर्कल, ये जो मोशन है ये एग्जैक्टली सर्कुलर नहीं है, ये हल्का सा सर्कुलर मोशन है जिसका रेडियस बढ़ता जा रहा है एक तरीके से। तो आप ये नहीं बोल सकते कि इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है, इस डायरेक्शन में अगर आप ये सूडो फोर्स लगा दो उसके बाद कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ये बोलना 100% ठीक नहीं है। लेकिन अगर मान लो एक्चुअल केसेस देखो, स्टील के वायर्स वगैरह आप लेते हो तो उसमें बहुत ज्यादा ऐसा मोशन होता नहीं है इस डायरेक्शन में, तो देयरफॉर हम अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं कि टेंशन इन दोनों को बैलेंस आउट कर देगा, और अप्रोक्सीमेटली हम इस वाले मोशन को सर्कुलर टाइप का मान रहे हैं। एंड तो एक ही क्वेश्चन तो बन जाएगी ऐसे। बट प्रॉब्लम यह है कि नाउ यू डोंट इवन नो द वैल्यू ऑफ v एट द बॉटम, तो वो हम एनर्जी कंजर्वेशन से निकाल लेंगे। पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी गेन। तो अब आप देखो पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट कितना होगा वो देख लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट हो जाएगा आपका पार्टिकल का mg मल्टीप्लाइड बाय h। ठीक है, ये h। अब ये भी देख लो कि ये भी स्ट्रिक्टली स्पीकिंग लेंथ ऑफ द वायर के बराबर नहीं है, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ये l से ज्यादा है, लेकिन फिर भी L के कंपैरिजन में जो डेल्टा L होगा वो डेल्टा L तो बहुत बहुत स्मॉल ही होता है। तो हम अप्रोक्सीमेटली बोल देंगे दैट पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट इज mg मल्टीप्लाइड बाय L एंड दिस शुड बी इक्वल टू हाफ mv²। तो देयरफॉर यू कैन इजीली सी कि सेकेंड इक्वेशन से, लेट्स कॉल दिस इक्वेशन एज सेकेंड इक्वेशन को अगर आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दोगे तो आपको बिल्कुल प्रॉपर टेंशन का वैल्यू मिल जाएगा। तो लेट मी जस्ट डू दैट कैलकुलेशन फॉर यू। तो टेंशन हो जाएगा आपका mg प्लस, यू कैन सी कि mv² बाय r। नाउ mv² इज नथिंग बट 2mgl, और सर्कल का रेडियस भी है अप्रोक्सीमेटली l, तो l और l तो कट गए हैं, तो ये हो जाता है टेंशन 3mg, और अप्रोक्सीमेटली का साइन लगा ही देते हैं। चलो ठीक है, लेट अस हैव सम शेम, और अप्रोक्सीमेटली का साइन लगा ही देते हैं। तो टेंशन आ जाता है आपके पास 3mg, और बस हो गया काम अपना। बिकॉज आप ये देख लो कि इसके बाद हमें खाली एलास्टिसिटी वाली इक्वेशन यूज करनी है और काम खत्म। एलास्टिसिटी की इक्वेशन बोलती है दैट यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो एक्सटेंशन होगा ये हो जाएगा FL अपॉन AY, एंड यू कैन इजीली सी कि ये F जो होता है, ये F और कुछ नहीं है, ये वायर के अंदर का टेंशन ही होता है। तो बस इस टेंशन की जगह में डाल देता हूं 3mg, तो 3mgl अपॉन AY ये वायर के अंदर का एक्सटेंशन हो जाएगा। और अब आप खुद ही सोचो कि ये प्रॉब्लम मैकेनिक्स की थी या ये प्रॉब्लम इलास्टिसिटी की थी। मेरे हिसाब से अगर आप देखो तो ये प्रॉब्लम मैकेनिक्स में ही काउंट होनी चाहिए, बिकॉज मेन सारे के सारे कंसेप्ट तो मैकेनिक्स के थे। लास्ट में जो है वो जैसे होता है ना कि पूरा काम होने के बाद एक नेताजी आते हैं और फीता काट देते हैं, तो वो फीता काटने का जो काम है वो अपने इलास्टिसिटी ने किया है। लेकिन इसका मतलब ये है कि ये थोड़ी है कि जो ताजमहल है वो शाहजहां ने बनाया तो जो उसका डिजाइनर था, जो कारीगर थे उन्होंने थे, लेकिन हाँ राजा था उस टाइम पे तो नाम उसका हो गया। तो सेम चीज यहाँ पे भी है कि ये चीज अगर आप देखोगे डेल्टा एल, तो ये डेल्टा एल अगर आप देखते हो तो फाइनली इलास्टिसिटी के आइडियाज लगा के आ जाता है। बट फिर भी इन प्रॉब्लम्स को जनरली हम इलास्टिसिटी के अंदर ही डालेंगे, बिकॉज इलास्टिसिटी की आइडिया के बिना ऑब्वियसली लास्ट वाले पार्ट को सॉल्व करना पॉसिबल नहीं था। ये चीज है, तो ये फंडा होता है। इसी तरीके से अभी हम और कई सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे, लेकिन सब में आप देखना कि थीम सेम रहने वाली है। मैकेनिक्स का प्रॉब्लम होगा, मैकेनिक्स के आइडियाज लगा के टेंशन निकाला जाएगा, और लास्ट में फीता काटने का काम आपको आगे चल के इलास्टिसिटी कर देगा। ये बहुत सारे एग्जांपल्स में अभी हम देखने वाले हैं। बट डोंट गेट डिसहार्टेंड
कई बच्चे यहाँ पे बोलते हैं सर फिर तो खत्म ही हो गया चैप्टर, ऐसा नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स में हम ये देखने वाले हैं, लेकिन ये नहीं बोला है कि सब जगह यही होगा। अभी आगे चल के देखना कि यंग्स मॉड्यूलस में कई सारे क्वेश्चंस जेन्युइन टाइप के भी होते हैं जिसमें मैकेनिक्स बहुत कम लगती है और कोर कंसेप्ट आपका यंग्स मॉड्यूलस का लगता है, इंटीग्रेशन भी होता है, बहुत कुछ होता है, उसके ऊपर भी आएंगे। लेकिन अभी पहले ये थोड़े से एग्जांपल्स आपके ये मैकेनिक्स टाइप के थोड़े एग्जांपल्स एक दो और देख लेते हैं।